आप लोग ट्राई सॉल्व करने का ट्राई किए हैं? यस सर। ठीक है। एग्जांपल नंबर 5 क्या कहना क्या चाह रहा है? एग्जांपल नंबर 5 को देखेंगे तो बोल रहे हैं लाइट का इंसिडेंट फ्रॉम ग्लास टू एयर इंटरफेस, फाइंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट व्हिच एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ लाइट विल बिकम्स 90 डिग्री। कि कितना एंगल इंसिडेंस क्या रहेगा कि डेविएशन एंगल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, डेविएशन एंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो अब सिंपल सी बात है, सोच करके देखो, ये क्या है ग्लास और ये क्या है एयर। ठीक है, ये यहां पर क्या है नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो अब देखो लाइट जब हम डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है, मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये जाना इस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर सपोज दैट इस केस में क्या लेते हैं आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, आई जो है क्रिटिकल एंगल से छोटा है। अगर आई क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो ये रहा, यहां पर रहेगा इस डायरेक्शन में लाइट रहेगा, ये क्या होगा आर, और ये हमारा क्या होगा डेविएशन। क्या डेविएशन 90 डिग्री हो सकता है कभी भी? इस केस में तो डेविएशन 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो इस केस में इन दिस केस डेविएशन विल नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, हो ही नहीं सकता है। डेविएशन क्या होता है जो एक्चुअल पाथ से डेविएट कर रहा है वही डेविएशन हुआ। तो इस केस में डेविएशन 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। कब? जब आई इज लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, तो इस केस को हम हटाते हैं, सेकंड केस के ऊपर हम आते हैं। ये ग्लास हो गया और ये क्या हो गया एयर। ठीक है, ये ग्लास हो गया और ये हो गया एयर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हम कराते हैं वो क्या रखते हैं आई इज ग्रेटर देन थीटा सी। आई क्या हो गया ग्रेटर देन थीटा सी, तो ये सीधा इधर जाना चाहिए, लेकिन वो 90 डिग्री का डेविएशन हुआ। यानी ये इस पहला फर्स्ट केस में जब आई लेस देन थीटा सी हुआ तो डेविएशन 90 डिग्री हो ही नहीं सकता है। तो अब देखो ये जो डेविएशन है यही, क्योंकि जाना किस रास्ते पर चला था समझ में आ रहा है? घर से निकला था किस रास्ते पर चलने के लिए? किस रास्ते पर चलने के लिए? ध्यान दीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, घर से निकला था किस रास्ते पर चलने के लिए? इस रास्ते पर चलने के लिए। बीच में क्या हुआ एक इंटरफेस आया और कहां मुड़ गया? इधर मुड़ गया, खत्म हो गया, एक झटके में खत्म हो गया, फिर बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, इसलिए डेविएट नहीं होना है। कि डेविएशन कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो और ये एंगल मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो आपको बताया था कि जब EIR होता है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करने लगता है। यानी यहां से यहां तक एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? वो आई ही रहेगा, क्योंकि अब जब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। सिंपली है। तो अब देखो यहां से यहां तक 90 डिग्री, इधर 2i, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 180 डिग्री। 2i plus 90 is equal to 180 डिग्री। तो 2i is equal to क्या हो गया 90 डिग्री। तो i is equal to कितना हो गया 45 डिग्री ओवर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कंप्लीट, कोई डाउट? ठीक है, नोट करने में टाइम वेस्ट करना है DPF। फोटो कहीं काट तो नहीं किया, पूरा का पूरा फुल गया विद सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, तो यहां पर समझ ये क्लियर हुआ। आप लोग को पहले कल ही अटेम्प्ट करके आने के लिए बोले थे, लेकिन आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अच्छा कोई बन नहीं आए, कर लिए अच्छी बात है। और भी बच्चे यहाँ पर काम बात नहीं, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 6 डिस्कस हो चुका है, थ्योरी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल नंबर 6 को आपको क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा कर दिया वाटर फाइंड द एरिया ऑफ वाटर फ्रॉम व्हिच द लाइट विल कम आउट फ्रॉम इट। मतलब एक कितने एरिया से लाइट जो है बाहर निकलेगा, तो हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस आ गया था h अपॉन tan थीटा c, रेडियस आ गया था h tan थीटा c आ गया था। tan थीटा c की वैल्यू हम लोग sin थीटा c की वैल्यू 1/μ होता है, जब sin थीटा c की 1/μ है तो tan थीटा c की वैल्यू हम निकाल लिए थे।
ठीक है, रेडियस एस tan थीटा सी हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा पाई एच स्क्वायर अपॉन, इसका जो आंसर होगा वो होगा पाई एच स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। बगल में बॉक्स जो बना हुआ उसके बगल में मैंने ये सही आंसर लिख दिया है। ठीक है सर गलती क्या करी थी आपने? क्या गलत क्या था सर उसमें? अरे देख, वो जो उसके बगल में जो बॉक्स बना उसमें हमने ये लिख दिया था पाई एच स्क्वायर इनटू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि स्क्वायर पूरा का करना था ना, तो उसमें स्क्वायर में नहीं किया था, डायरेक्ट आगे बढ़ गया था। फिर जब देख रहा था इस बार तो मैं देखा यहाँ पर तो हो गया, बदला हो गया। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7। रिया का ये छुट्टी हो गया क्या, मतलब ये 12th के टॉपिक से? नहीं, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा चल रहा होगा मन में। एग्जांपल नंबर 7 देखिए, एग्जांपल नंबर 7 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं तो सारे टाइप के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिगर शो देयर राइट एंगल प्रिज्म। चलो ठीक है, क्वेश्चन पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, वाटर है, और ये ग्लास का बना हुआ है, तो म्यू जी हो गया म्यू डब्ल्यू। ठीक है, ये नॉमेनक्लेचर ए बी और ये सी। देखिए क्वेश्चन क्या हो रहा है, फिगर शो म्यू ग्लास इज इक्वल टू 3/2, म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू कितना 3/2, और म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू क्या 4/3। फाइंड द एंगल अल्फा, ये कितना दिया हुआ, ये हमें गिवन है अल्फा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल अल्फा सो दैट इंसिडेंट रे नॉर्मल टू फेस AB। इंसिडेंट रे नॉर्मल टू फेस AB आ रहा है, ध्यान रखिएगा, नॉर्मल टू फेस AB मैंने बोल दिया है तो हम कर लिख देते हैं, नॉर्मल टू फेस AB इंसिडेंट रे यहां पर है। ठीक है, और बोल रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे एट फेस BC, जो यहां से रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे कुछ भी रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा वो फेस क्या रहेगा BC के ऊपर रहेगा, ऐसे कर देगा। ठीक है यहाँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने की? ये क्रिटिकल एंगल, यहाँ पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जब हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये नॉर्मल ड्रॉ करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहना चाहिए, क्रिटिकल एंगल रहना चाहिए। पर क्रिटिकल एंगल पर ही तो ग्रेजिंग रिफ्लेक्शन होता है, ग्रेजिंग रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे देखते हैं। फाइंड करना है अल्फा, देखते हैं अल्फा के साथ थीटा से अल्फा के साथ कुछ देखते हैं रिलेशन क्या हो रहा है। ये एंगल 90 है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा अल्फा माइनस, नहीं 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया, और ये वाला एंगल कंप्लीट क्या है, ये वाला एंगल कंप्लीट 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो गया अल्फा, यानी थीटा सी इक्वल टू क्या हो गया अल्फा। यानी अगर हम थीटा सी को फाइंड कर लेते हैं तो अपना काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यही बोला फाइंड द एंगल सो दैट इंसिडेंट है, सिंपल एक एंगल के बारे में बोला है, sin थीटा सी हमें फाइंड करना पड़ेगा। यानी क्या कैलकुलेट करने के लिए जाए sin थीटा सी,
साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या होता है म्यू, आने की आप लोगों को बताया था कहां ध्यान रखना है तुमने, ठीक है यहां ध्यान में, उधर कहां ध्यान दे रहा है, समझे, म्यू आर अपॉन म्यू डी, ठीक है, टेंशन अपॉन रेयर, तो टेंशन का इफेक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास वाला टेंशन है तभी तो होगा, ग्लास वाला टेंशन है तो क्या हो गया 3/2 और रेयर कितना हो गया 4/3, क्या हो गया 8/9, तो थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो गया साइन इनवर्स 8/9, यानी अल्फा की वैल्यू क्या होगी साइन इनवर्स 8/9, क्या इसके बराबर रहेगा और सिर्फ टीआईआर होने के लिए क्या होना चाहिए अल्फा की वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, अगर सिर्फ टीआईआर, ठीक है चलो नोट डाउन, नहीं मिल पाएगी, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया, बोले मछली है, ठीक है, मछली में सनलाइट हो रहा है, बोलता वो सन को किस एंगल पर देखेगा, कहां पर देखेगा, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, यही क्वेश्चन है ना भाई, ये देखो मछली ऑब्वियस सी बात है, मछली तो पानी में नहीं है, ठीक है, यहां पर ये मछली है, ठीक है, ये मछली दिख रहा होगा आप लोगों को, मछली है, ठीक है मछली, अब देखो आज से अब सनलाइट आ रहा है, जैसे जैसे सन यहां पर आया, ठीक है, देखो कुछ तो हमने सही बनाया, पहली बार ड्राइंग करा थोड़ा बहुत सही लग रहा होगा, ठीक है, सनलाइट यहां से आया, ठीक है, इससे यहां से ये रहा ये रहा ये आया, यहां पर क्या रहा है इंसिडेंस, ये तो ये कैसे जाएगा यहां पर पहुंचेगा, ये कितना एंगल बनेगा यहाँ क्रिटिकल एंगल बनेगा, सबको पता है, तो अब ये मछली जो यहाँ पर सन को कहां देखेगी, यहां पर देखेगी, यही देखेगी ना, तो भाई बोला कि अब किस एंगल पर देखेगा, तो भाई देखना क्या है, इसका म्यू है, म्यू इज 4/3, तो बोलेंगे ये वर्टिकल से कितने एंगल पर देखेगी, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/म्यू, आने की सिंपल सा लिख दो, उतना करने की जरूरत ही नहीं है, sin थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू, और उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/4, नहीं 3/4 तो इसको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, थीटा सी इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/4 पर देखेंगे, ठीक है, चलो नोट डाउन कीजिए, sin इनवर्स 3/4 चलिए नोट डाउन कीजिए, ठीक है, ये हो गया, ये है कर्व सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है, जिस जहां पर ऑब्जेक्ट है उस मीडियम को हमने म्यू1 दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यहाँ पर इमेज है इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव, यानी इन रिफ्रैक्टिंग रे जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है म्यू2, ठीक है, यहाँ पर इमेज वो u डिस्टेंस पर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट u डिस्टेंस पर है और ये इमेज v डिस्टेंस पर है, तो इसका जो रिलेशन होगा वो होगा mu2 by v minus mu1 by v equal to mu2 minus mu1 by r, जो भी सारा का सारा मेजरमेंट करेंगे वो सारा कहां से करेंगे फ्रॉम इंटरफेस सारी सरफेस, ठीक है, और पुट द वैल्यू इन इक्वेशन with proper sign convention, with proper sign convention, वो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो दूसरा डायरेक्शन को हमें क्या लेकर के चलना पड़ेगा नेगेटिव लेकर के चलना पड़ेगा, यही साइन कन्वेंशन करता है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम रिफ्रैक्टिंग सरफेस, u v क्या हो जाएगा
इमेज डिस्टेंस from refracting surface, image distance from refracting surface, ठीक है UV। उसके बाद UV इक्वल टू म्यू1 रखेंगे, वो का refractive index of medium where incident ray are present। ये क्या है? इंसिडेंट रे। यहाँ पर refractive index of that medium where incident ray present। म्यू2 क्या है? refractive index of that medium where refracting ray present। refractive index of that medium where refracting ray present, ठीक है। म्यू भी यू भी म्यू1 म्यू2 हो गया, यहाँ तक समझ में आया। और उसके बाद हम सारी वैल्यू पुट करके विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन से चीजों को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे देखते हैं मैग्नीफिकेशन का भी फाइंड करना पड़ेगा। मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस। चलिए यहाँ तक फटाफट नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे, आगे की बात करेंगे। और आज हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कर्वेचर ऑफ refracting radius of curvature of refracting surface, ठीक है। m is equal to height of image upon height of object। दो टाइप का मैग्नीफिकेशन होता है, अपन देखते हैं ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन के बारे में, height of image upon height of object हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर मिरर के केस में था हमारा फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f, तो फिर वहां पर मैग्नीफिकेशन क्या था? -v/u। अब हमारे पास फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया सेकंड केस में, μ2/v - μ1 = μ2 - μ1/r। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं v को हमने यहां किससे रिप्लेस कर दिया है? v/μ2 से, और u को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है? -u/μ1 से, ठीक है। तो हम यहां पर जो मैग्नीफिकेशन लिखेंगे, तो मैग्नीफिकेशन जो -v/u, तो -v के जगह पर क्या लिखेंगे? v/u2 लिखेंगे। v के जगह पर हम लिखेंगे v/u2, और यहां पर u की जगह पर क्या लिखेंगे? -u/μ1। तो क्या लिखेंगे? -u/μ1। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया। इस कंडीशन में जो हमारा मैग्नीफिकेशन आया, मैग्नीफिकेशन है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन जो आया हमारा, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन वो आ गया, क्या आ गया? μ1/μ2 * v/u, v/u, μ1/μ2/v/u, ठीक है। μ1/μ2/v/u। और यहीं से अगर हम इसी को लिखना चाहें, अगर इसी का हेल्प कर लेकर के हम लिखना चाहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो अगर हम हाइट ऑफ इमेज लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? μ1/μ2 * v/u = हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी जैसा आंसर आएगा उस हिसाब से हम लिख देंगे, ऊपर नीचे प्लस माइनस के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा क्या था? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के बारे में था। अब हम देखते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन में क्या होगा। यहां तक किसी तरह का कोई डाउट है? कोई डाउट अगर आ रहा होगा तो एक बार पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा कि ट्रांसफर मैग्नीफिकेशन हमने मिरर के केसेस में क्या बताया। दूसरा केस हम देखते हैं लैटरल मैग्नीफिकेशन। लैटरल मैग्नीफिकेशन की जब हम बात कर रहे होते हैं, लैटरल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है? अगर सपोज दैट ये सरफेस हो गया, ठीक है, ये सरफेस हो गया कर्व सरफेस, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट कर दो, यहाँ पर जो है इमेज बन रहा है, कहीं भी बनेगा, जरूरी नहीं है यहीं पर बनेगा, ऐसा हमने दिखाया है थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा लैटरल मैग्नीफिकेशन था
वो क्या था हमारे पास dv अपॉन माइनस ऑफ dv अपॉन du, ये था ना माइनस ऑफ dv अपॉन du करके हम लिखा करते थे क्या dy बाय dx, थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या लिखते हैं थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसका ऑब्जेक्ट मान लो कि ये यहाँ से जो है u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है और ये थिकनेस इसका क्या है dx है, और ये इमेज डिस्टेंस क्या है v y है और इसका थिकनेस क्या हमारे पास dy है, ठीक, इसका थिकनेस dy है, y डिस्टेंस पर थिकनेस है dy, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या था हमारा dy by dx यानी थिकनेस ऑफ इमेज अपॉन थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम यहाँ पर रिलेशन लिखेंगे हमें ये फाइंड करके लाना है, एक्चुअली हमें ये फाइंड करके लाना है। जब हम फार्मूला का अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे μ2 by v, v के जगह पर हम सीधा y लिखते हैं माइनस μ1 by x, कोई प्रॉब्लम है, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, डिफरेंशिएट करेंगे, पहले भी आपको बता चुका हूं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे μ2 इनटू माइनस 1 by y स्क्वायर इनटू dy, 1 by v स्क्वायर इनटू dv वहां पर आया था, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बार पेज पलट करके देखिएगा कैसे डिफरेंशिएशन का, और ये क्या हो जाएगा इसका भी हो जाएगा μ1 इनटू 1 by x स्क्वायर इनटू dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो dy by dx इज इक्वल टू क्या हो गया dy by dx ऊपर जाएगा y स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो जाएगा μ1 by μ2 और इनटू y by x का होल स्क्वायर, तो y by x क्या है y एक्चुअल में क्या है इमेज डिस्टेंस और ये क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हम इसे क्या लिखेंगे μ1 by μ2 इनटू v by u का होल स्क्वायर, v by u का होल स्क्वायर हो जाएगा, μ1 by μ2 इज इक्वल टू v by, ठीक है। वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन, वेलोसिटी मैग्नीफिकेशन इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यही ऐसे कुछ सरफेस बना होगा, ये क्या है ऑप्टिकल एक्सिस, इसे हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। जो कुछ भी दिया हुआ है इसका अपना कोई जरूरत नहीं है, जो भी मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका इमेज मैं रैंडमली बस ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस है, तो उस समय मैग्नीफिकेशन क्या होगा, केस 1 देखते हैं। केस 1 when velocity of object is perpendicular to the OA, when VO is perpendicular to optical axis, ये क्या है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, तो हम क्या जानते हैं वेलोसिटी इमेज इज इक्वल टू कौन सा नॉर्मल मैग्नीफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमें पता है मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इसका मैग्नीफिकेशन इस कंडीशन में जो ऊपर की जो हमने ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन फाइंड किया था वो कितना फाइंड किया था μ1 by μ2 v by u into v0, देखो यहाँ v by u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बारे में बोला गया है, ठीक है। ये किस केस के लिए परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिकल एक्सिस OA के बारे में, ठीक है। OA हमारा ये है। केस 2 भी देखेंगे, केस 2 में क्या है जब इस डायरेक्शन में जाएगा इस कंडीशन के लिए, ठीक है। इसे दे दो 0 पैरेलल लिख देते हैं, ठीक है।
तो इस कंडीशन when velocity of object is along the optical axis, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल में क्या हो जाएगा, mu1 by mu2 into v by u का स्क्वायर। या तो सबसे पहले ये लिख देते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल में जो होगा वो क्या हो जाएगा, v1 by mu2 into v by u का होल स्क्वायर into v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पैरेलल एंड अलोंग द एक्सिस। इसके बाद सिंपल यही दो केसेस हैं। अगर नेट पूछेगा अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करेंगे और परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल और परपेंडिकुलर में रिजॉल्व करेंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। सिंपल सी बात है, और वहां पर भी कैलकुलेट करके इस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए और आप लोगों के पास पहुंच जाएगा क्वेश्चन भी। दुख मुझे सबसे ज्यादा इससे होता है, ठीक है। जब सारी चीजें हम लिख देंगे, लिखने के बाद क्या होगा, आसान हो जाएगा चीजें सॉल्व करना। सारी चीजें लिख दिए, अब वैल्यू पुट करो mu2 यही तो फाइंड करना है, mu2 by v कितना है 20, mu1 क्या हो गया 1, u कितना है इंफिनिटी। भाई अच्छा सोच रहा होगा आप यहाँ पर सिर्फ प्लस इंफिनिटी क्यों डालो, उल्टा माइनस इंफिनिटी डालना चाहिए, ठीक है। कोई बात नहीं है, कुछ भी डालो, आना तो जीरो ही है। इज इक्वल टू mu2 minus mu1 mu2 mu minus 1 by रेडियस r इज इक्वल टू इतना सेंटीमीटर। तो कैंसिल हो गया, तो 0 से 0 कैंसिल करोगे, यहाँ mu by t 2 इज इक्वल टू mu minus 1 by 1। तो यहाँ सब लिख देंगे mu इज इक्वल टू 2 mu minus 2, तो mu इज इक्वल टू आंसर आ गया 2, mu इज इक्वल टू आंसर आ गया कितना 2। कैलकुलेशन तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा इतना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से हैं। आप लोग देखिए, आपके पास क्या है, क्वेश्चन भी है सॉल्यूशन भी है। आप पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि उसको देखिए। मैं सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करूंगा, लेकिन आप पहले से ट्राई करके आइएगा, आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपके लिए ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।